ओके, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा, क्या आपके पास सब्जेक्ट मिल गया, आपको वर्ब मिल गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्री कर गया, सिंगुलर था तो वर्ब प्लस एस सिंगुलर होता है आपके पास। यहाँ पे आपको एक प्रेपोजिशनल फ्रेज मिल गया जो कि वर्ब के एडजेसेंट पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एज एन एडवर्ब बिहेव कर रहा है। इसको हम लोग एडवर्बियल कहते हैं। अगर एडवर्ब है, एडवर्बियल एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, तो फिर व्हेन का आंसर दे रहा है। हाँ, वोट्स व्हेन ऑन थर्सडे। वेयर का तो आंसर नहीं दे रहा, ना ही हाउ का आंसर दे रहा है। किसी एक का आंसर दे दे। एडवर्ब के बहुत क्वेश्चंस हैं, किसी एक का आंसर दे दे। हाउ का आंसर दे दे, हाउ लाइकली का आंसर दे दे, हाउ ऑफन का आंसर दे दे। तो यहाँ पे व्हेन का आंसर दे रहा है, तो आपके पास एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, क्या था ये आपके पास मॉडिफायर था जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था, वर्ब के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मॉडिफायर जिनको मॉडिफाई करते हैं उनके आप जितने क्लोज रख सकते हो उतना बेहतर है। तो यहाँ पे तो बहुत क्लोज पड़ा हुआ था, लेकिन हमेशा वर्ब के एडजेसेंट पड़ा होगा। एडवर्ब्स को फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये कंसेशन है एडवर्ब्स को कि नेक्स्ट ना भी पढ़े हो तो भी एडवर्ब की तरह बिहेव कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे अगर आपके पास एक क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है कि आप इसको उठा के काउंसिल के बाद लिख दो, काउंसिल विच काउंसिल, द वन ऑन थर्सडे। लेकिन अभी भी तो वोट्स के पास पड़ा हुआ है। नहीं, सब्जेक्ट वर्ब के बाद अगर आपने प्रेपोजिशनल फ्रेज रख दिया तो नेसेसरीली ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर दिया। लेकिन क्योंकि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एज एन एडजेक्टिव भी बिहेव कर सकता है, एज एन एडवर्ब भी बिहेव कर सकता है, तो इनकी पोजीशन डिटरमिन करती है कि ये एज एन एडजेक्टिव बिहेव करें या एज एन एडवर्ब बिहेव करें। कहने का मकसद कि अगर यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब होता और आपको यहाँ पे ये प्रेपोजिशनल फ्रेज पड़ा होता, सब्जेक्ट और वर्ब को इंटरप्ट करता, अभी भी एडजेसेंट ही पड़ा हुआ है, वर्ब के एडजेसेंट ही पड़ा हुआ है। द काउंसिल ऑन थर्सडेज वोट्स। लेकिन अब किस तरह बिहेव कर रहा है, अब एज एन एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है, एडजेक्टिवियल है। यहाँ पे जो ओरिजिनल स्टेटमेंट आपके पास एज एन एडवर्ब बिहेव कर रहा है, इवन दो के दोनों में साथ पड़ा हुआ है, एडजेसेंट पड़ा हुआ है, प्रेपोजिशनल फ्रेज वर्ब के एडजेसेंट है, लेकिन इनकी पोजीशन डिटरमिन करती है कि ये एज एन एडजेक्टिव बिहेव करें या एज एन एडवर्ब बिहेव करें। इस पोजीशन का मतलब नेसेसरीली एज एन एडजेक्टिव बिहेव करें, एडजेक्टिवियल है। इस पोजीशन का मतलब जो कि आपके पास इस स्टेटमेंट में है, नेसेसरीली एडवर्बियल है। ओके, तो यहाँ पे एक और तरीके से भी एडवर्बियल बिहेव कर सकता है, इवन दो कि अब वर्ब के एडजेसेंट नहीं पड़ा होगा। क्या वो क्या क्या फॉर्मेट होगा, क्या कन्फिग्रेशन है। आपको सब्जेक्ट मिल गया, आपको वर्ब मिल गया, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों से पहले आपने प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा दिया। अब इसकी पोजीशन की वजह से इवन दो ये वर्ब के एडजेसेंट नहीं पड़ा हुआ, वर्ब को टच नहीं कर रहा, और इवन दो इस वाली सिचुएशन में द काउंसिल ऑन थर्सडेज वोट्स वर्ब के एडजेसेंट पड़ा हुआ था लेकिन एडजेक्टिवियल था। अब नेसेसरीली यानी कि आप सब्जेक्ट वर्ब दोनों से पहले प्लेस कर दोगे काउंसिल को, सॉरी ऑन थर्सडेज जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है उसको, तो अब नेसेसरीली अगेन एज एन एडवर्ब बिहेव कर रहा है। तो ये वाली पोजीशंस को आप देख लो कि यहाँ पे पड़ी होंगे, जब भी प्रेपोजिशनल फ्रेज इन पोजीशंस में होंगे तो इसी तरीके से बिहेव करेंगे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कि आप द काउंसिल ऑन थर्सडेज वोट्स अगर आप इस तरह लिखते हो, दैट इज़ आपके पास ये वाली कन्फिग्रेशन है, ये फॉर्मेट है, तो आपने सब्जेक्ट वर्ब दोनों को इंटरप्ट करवा दिया। अब आपके पास मीनिंग चेंज हो गया, मीनिंग चेंज हो गया तो मीनिंग आपके पास चेंज होके नॉनसेंसिकल भी बन सकता है। अब आपके पास नॉनसेंसिकल मीनिंग बन गया, क्यों? क्योंकि अब एज एन एडजेक्टिव बिहेव कर रहे हैं तो विच का आंसर देगा। हम लोगों ने देखा कि पहले व्हेन का आंसर दे रहा था, लेकिन अब नेसेसरीली एज एन एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है तो विच का आंसर देगा, द काउंसिल। विच काउंसिल, द वन ऑन थर्सडेज। मीनिंग आपके पास नॉन सेंसिकल। इवन दो यहाँ पे भी ग्रामर में कोई प्रॉब्लम नहीं, इस वाली पोजीशन में ग्रामर में कोई प्रॉब्लम नहीं, इस वाली पोजीशन में भी ग्रामर में कोई प्रॉब्लम नहीं, इस वाली पोजीशन में भी ग्रामर में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो पहली पोजीशन है जो आपके पास इस सेंटेंस की है, वहाँ पे मीनिंग में भी प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे अगर आप इस जगह पे प्लेस करते हो प्रेपोजिशनल फ्रेज को तो आपकी ग्रामर में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मीनिंग में प्रॉब्लम। मीनिंग आपका नॉनसेंसिकल, तो आप उसको क्रॉस आउट करोगे इस तरह के आंसर चॉइस को। अगर आप थर्ड कन्फिग्रेशन में रखते हो तो आपकी ग्रामर भी ठीक, मीनिंग भी ठीक। एसेंशियली आपके पास यही वाले स्टेटमेंट है।
अगर आप इस वाले प्रेपोजिशन फ्रेज को सब्जेक्ट वर्ब दोनों से लिख देते हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इस सेंटेंस में आपके पास एक ही एक्शन है, एक एक्शन है, तो आप शुरू में लिख दो या फिर आप आखिर में लिख दो तो उसी एक्शन को मॉडिफाई करेगा। देखते रहेंगे आगे, इसको और डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ये देख लो कि आपका हो सकता है कि कभी कभी एक एक्शन मिल जाए जो वर्ब से मिल रहा है, एक और एक्शन आपको मिल जाए, एडजेक्टिव से मिल सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने अगर अब प्रेपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस के शुरू में लिख दिया तो इस वर्ब को मॉडिफाई करेगा, इसको नहीं करेगा, प्रॉक्सिमिटी फिर लगेगी। लेकिन देखेंगे इसको बाद में भी डिटेल से देखेंगे। हम लोग क्योंकि प्रेपोजिशनल फ्रेजेस पे बहुत एम्फेसिस रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि मॉडिफायर्स हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, मॉडिफायर्स, प्रेपोजिशनल फ्रेज। आप ये देखो कि मॉडिफायर्स तो आपके पास फ्रेजेस होते हैं, लेकिन सिंगल वर्ड मॉडिफायर्स भी तो होते हैं आपके पास। तो अब इस वाली स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस वाली स्टेटमेंट का मतलब कि आपने ओनली लगा दिया, काउंसिल से पहले है, सिंगल वर्ड है, तो इस काउंसिल को मॉडिफाई करे, इस काउंसिल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओनली द काउंसिल वोट्स ऑन थर्सडेज, नो वन एल्स, ओनली द काउंसिल, nobody is else, nobody is allowed to vote on Thursdays, only the council is allowed to vote on Thursdays, only the council। ओके, यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर रहा तो ठीक है। अब यहाँ पे किसको मॉडिफाई कर रहा? यहाँ पे ये अगेन वोट्स को ही मॉडिफाई, ऑन थर्सडे को मॉडिफाई कर रहा हूँ। आपको मीनिंग से पता चलेगा, वोट्स व्हेन ओनली ऑन थर्सडेज। व्हेन का आंसर दिया, इसके एडजेसेंट पड़ा हुआ है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके, तो आपके पास मीनिंग चेंज हो गया। लेकिन अभी तो हम लोगों ने बात की थी, जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि इस वाले केस में जब हम लोगों ने ऑन थर्सडेज को सब्जेक्ट वर्ब के आखिर में रख दिया तो फिर इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस वाले प्रेपोजिशनल फ्रेज को सब्जेक्ट वर्ब दोनों से पहले लिख दूं तो फिर तो अब अभी भी वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन इसके साथ क्यों नहीं ऐसा? ओनली के साथ क्यों नहीं? ओनली अब काउंसिल को क्यों मॉडिफाई कर रहा है? क्योंकि ये सिंगल वर्ड है। सिंगल वर्ड मॉडिफायर एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। ये आपके पास ऑन थर्सडेज फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, सिंगल वर्ड मॉडिफायर नहीं है। तो यहाँ पे सिंगल वर्ड मॉडिफायर से अगर आपने नाउन को मॉडिफाई करवाना है तो आप सिंगल वर्ड मॉडिफायर वो आप नाउन से पहले लिखते हो। अगर आपने नाउन को फ्रेज से मॉडिफाई करवाना है, चाहे वो प्रेपोजिशनल फ्रेज हो, चाहे वो पार्टिसिपल फ्रेज हो, दैट इज़ वीईडी टाइप फ्रेज या विंग टाइप फ्रेज, फ्रेज को आप पहले नहीं लिख सकते। अगर आप पहले लिख रहे हो तो आप उसको कॉमा यूज़ करोगे, इनिशियल मॉडिफायर हो जाएगा। कॉमा के बगैर आप यूज़ नहीं कर सकते। समराइज जल्दी से करें क्या डिस्कशन किया। सिंगल वर्ड मॉडिफायर नाउन को किस तरह मॉडिफाई करेगा? आप शुरू में लिख दो। लेकिन फ्रेज किस तरह मॉडिफाई करेगा? आप शुरू में लिखोगे तो वो फिर वर्ब को ही मॉडिफाई करेगा। तो यहाँ पे इस तरह हुआ। क्यों कर रहे हैं हम लोग ये? जीमेल सेंटेंस करेक्शन में वर्ड्स अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, मॉडिफायर्स अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। पोजीशन को चेंज करने की वजह से मीनिंग आपके पास चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? मॉडिफायर्स अपनी पोजीशन को चेंज करने की वजह से क्यों मीनिंग को चेंज कर देते हैं? क्योंकि आप इनकी प्लेसमेंट ही बताती है कि ये किसको मॉडिफाई कर रहे हैं। ये वर्ब को मॉडिफाई करें, एक नाउन को मॉडिफाई करें, नाउन में भी सब्जेक्ट को करें या फिर ऑब्जेक्ट को करें या फिर एक और मॉडिफायर को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इनकी पोजीशन डिटरमिन करती है कि ये किसको मॉडिफाई कर रहे हैं। ये सिर्फ एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स, इनके साथ ही हम लोगों ने देखना है कि किसको मॉडिफाई कर रहे हैं। देखते रहेंगे आगे, इस क्वेश्चन को और डिटेल से करेंगे। अगर आप जल्दी से देखना चाहते हो कि अपनी पोजीशन को चेंज करने की वजह से क्या हो जाता है तो देखते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जीमेल सेंटेंस करेक्शन में आपको एक्टिव वॉइस मिलेगी, आपको पैसिव वॉइस भी मिलेगी। पैसिव वॉइस में क्या होगा कि सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, नो प्रॉब्लम। एक्टिव वॉइस में एक्शन, सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। पैसिव वॉइस में आपको जो एजेंट एक्शन परफॉर्म करे वो बाय के बाद मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी बाय के बाद आपको क्योंकि पोजीशन चेंज होगी, पोजीशन चेंज करने के साथ इसको ऑल टुगेदर ओमिट कर दिया जाता है, तो आपके पास मीनिंग चेंज हो जाता है। इवन दो कि एक्टिव वर्सेस पैसिव में प्रेफरेंस नहीं है, इवन दो कि आप पैसिव को अननेसेसरीली भी यूज़ नहीं करते, वो बात भी ठीक है।
लेकिन इस वाले केस को जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पोजीशन चेंज होने की वजह से इसको ऑल टुगेदर ओमिट कर दिया जाता है बहुत बहुत ट्रिकी वे में, तो आपके पास मीनिंग चेंज हो जाता है। ये भी होगा जीमेर सेंटेंस करेक्शन में, ये भी है कि आपके पास सिंगल वर्ड मॉडिफायर भी अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, फ्रेजेस भी अपनी पोजीशन को चेंज करते रहेंगे, क्योंकि मॉडिफायर्स हैं, किसी और के साथ अपेंड हो जाएंगे, वर्ब के साथ अपेंड हो जाएंगे, पोजीशन इस तरह की हो जाएगी कि अब आपके पास मीनिंग चेंज होगा। मीनिंग चेंज होने की वजह से नॉनसेंसिकल मीनिंग भी बन सकता है, लेकिन हमेशा ही नॉनसेंसिकल मीनिंग बनेगा नहीं। आपके पास ये वाला मीनिंग भी सही है, ये वाला मीनिंग भी सही है, इनमें से कोई भी नॉनसेंसिकल मीनिंग नहीं है, लेकिन मीनिंग चेंज हो गया। तो मीनिंग चेंज को किस तरह हैंडल करें? आप ये देखो कि इंटेंडेड मीनिंग को आप चेंज नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल वो नॉनसेंसिकल हो। तो नॉनसेंसिकल नहीं है, यहाँ पे भी नॉनसेंसिकल नहीं, लेकिन अगर ये आपके पास इंटेंडेड मीनिंग ऑप्शन ए, तो आप इसको चेंज नहीं करोगे। ग्रामर में किसी में कोई प्रॉब्लम, इन दोनों स्टेटमेंट्स में से ग्रामर में इन दोनों में किसी स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी ग्रामर ठीक है, ये भी ग्रामर ठीक है, लेकिन जी में सेंटेंस करेक्शन में सिर्फ ग्रामर ही टेस्ट नहीं होगी, मीनिंग भी टेस्ट होता है, दोनों साइड बाय साइड जाते हैं। और अगर आप ज़्यादा स्कोर कर रहे हो तो ग्रामर के एरर्स बहुत कम होते जाएंगे, ग्रामर इरेलीवेंट होती जाएगी, मीनिंग के इश्यूज बहुत रेलिवेंट होते जाएंगे। ये वाले क्वेश्चंस जो मीनिंग के क्वेश्चंस हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो मीनिंग को जहन में रख के हर क्वेश्चन आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। जो भी स्टेटमेंट्स देख रहे हो मीनिंग को भी देखो, क्योंकि मीनिंग 500 लेवल से ऊपर ही आपको मीनिंग मिलने लग जाएगा। इवन आपने शुरू में एक देखा, आप सब 400 लेवल में भी मीनिंग किसी ना किसी वे में इन्वॉल्व होगा। तो मीनिंग को समझ लो कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस तरह डील करना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मीनिंग का। जो मॉडिफायर्स हैं, मीनिंग मॉडिफायर्स अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, ग्रामर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मीनिंग को चेंज कर देंगे। मीनिंग अगर आप मॉडिफायर की प्लेसमेंट को देखना शुरू कर दो, इसलिए हम लोग हर जगह जहाँ पे भी हो सकता है टैगिंग करते रहते हैं। इस स्टेटमेंट को भी हम लोगों ने जब शुरू में देखा तो बस टैगिंग की हम लोगों ने कि कौन किस तरह बिहेव कर रहा है, क्यों बिहेव कर रहा है, क्यों अपनी पोजीशन की वजह से बिहेव कर रहा है। तो जितनी टैगिंग कर सकते हो, जब तक मॉडिफायर्स को मास्टर ना कर लो, करते रहो इसको। बहुत बोरिंग हो जाएगा, जब बोरिंग हो जाए ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि बहुत बोरिंग हो गया, देखते साथ पता चल जाएगा, वो स्टेज बहुत ज़बरदस्त होगी। उस स्टेज में जब पहुंचो उसी वक्त फिर जीमेट दो, उससे पहले ना दो। मॉडिफायर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह मिलेंगे आपको, पैरेललिज्म में भी मिलेंगे, कंपैरिजंस में भी मिलेंगे आपको टेंसेस में भी मिलेंगे, आपको इडियम्स में भी मिलेंगे, हर जगह हैं मॉडिफायर्स, आप इनसे जान नहीं छुड़ा सकते। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी मिलेंगे आपको, सेंटेंस स्ट्रक्चर के एरर्स में भी मिलेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में क्या होगा कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के एरर में आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, वर्ब बहुत दूर मिलेगा। क्यों दूर मिलेगा? बीच में सारे मॉडिफायर्स ही होंगे। इसको ओमिट करना, इसको डिस्कार्ड करना जब ज़रूरत है, इसको इंक्लूड करना, अंडर कंसिडरेशन लेके आना जब ज़रूरत है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते रहो किस तरह इस स्किल को मास्टर करोगे। टैगिंग करो, शुरू से ही टैगिंग करते रहो कि कौन सा कंपोनेंट, कौन सा एलिमेंट किसी भी स्टेटमेंट में किस तरह बिहेव कर रहा है और क्यों बिहेव कर रहा है। वहाँ पे वर्ड्स को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ड्स आपका वर्ब है, तो ये इसी को क्यों मॉडिफाई कर रहा है। एडजेसेंट पड़ा हुआ है और ये प्लस पोजीशन इसकी इस तरह है, ओनली इसी के बारे में इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा है? क्योंकि इसके एडजेसेंट पड़ा हुआ है, सिंगल वर्ड मॉडिफायर है, ये आपका नाउन था। अब वो काउंसिल को क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि एडजेक्टिव अगर की तरह बिहेव कर रहा होता तो इसके एडजेसेंट पड़ा होता। तो देख लो क्यों, किस तरह, कौन सी चीज़ें कर रही हैं, कितने किस्म के मॉडिफायर्स हैं। ये आपके पास फ्रेज था, ये आपके पास सिंगल वर्ड मॉडिफायर था। सिंगल वर्ड मॉडिफायर को अगर आपने नाउ सब्जेक्ट को मॉडिफाई करवाना है सिंगल वर्ड मॉडिफायर से, तो आप उसके पहले प्लेस कर दोगे। लेकिन प्रपोजिशनल फ्रेज कॉमा साथ लगा हो ना लगा हो, आप सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर दो। नेसेसरीली एडवर्बियल है, वर्ब को मॉडिफाई करेगा। देखते रहो, सारा ये देखते रहो। मॉडिफायर्स सिर्फ और सिर्फ मीनिंग आपका ज़्यादा स्कोर कर रहे हो तो मीनिंग ही आपका रेलिवेंट हो जाएगा, ग्रामर इरेलीवेंट होती जाएगी। ग्रामर के इश्यूज़ आपको बहुत कम मिलते जाएंगे। आपको 3/2 का भी आगे सिचुएशन मिलेगी जहाँ पे 3 आंसर चॉइसेस को बहुत इजीली एलिमिनेट कर दोगे। ग्रामर की डोमेन के सारे आपके एरर्स होंगे।
दो आखिर में आंसर चॉइसेस मिलेंगी, वो बहुत टफ होंगी। ग्रामर का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, छोटा सा सटल सा इशू भी ग्रामर का नहीं होगा उनमें, सिर्फ और सिर्फ मीनिंग होगा, सिर्फ और सिर्फ मीनिंग। तो मीनिंग को मास्टर करो, सिंगल वर्ड को देखते साथ 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 प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को, ये सारे गियर साइमल्टेनियसली चेंज करने हैं आपने। ओके।